हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मिथ बस्टर। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम अपने नए सेगमेंट की तरफ चलने लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल जो डायबिटिक्स बहुत इशू चल रहे हैं बंदों को ना, तो ये किस वजह से होती है? हमारी हम जो खुराक खाते हैं या उससे कोई उसको कोई ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कोई आज दिन तक कोई नहीं हो सका। लेकिन असल में मसला ये है कि जो डायबिटिक है ना, ये बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल के थ्रू जो है ना वो परफॉर्म होती है, बॉडी में आती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन कि नॉट वी आर वेरी ओवर एक्टिव, आराम से बैठ के काम करना पसंद करते हैं, हम इजी रहना चाहते हैं, हमारी वो एक्टिविटी वो चीज़ें वो नहीं रह चुकी जो पहले थी, लेकिन इनटेक हमारा सेम है। और इवन दो कि इनटेक मजीद मॉडिफाइड भी और फोर्टिफाइड भी हुआ है। मॉडिफिकेशन में ये होता है कि चीज़ हम ज़्यादा आसानी से अच्छे तरीके से हासिल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि अच्छी चीज़ को हम बाहर निकाल देते हैं और गंदी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं। तो दैट्स मीन कि आइडेंटिफिकेशन और एडिशनल उन चीज़ों में जो ये दो पैरामीटर्स आपको मैंने जो भी डिस्कस किए हैं, इनकी वजह से डायबिटिक की रेशो इसलिए बढ़ गई है कि एक तो हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ नहीं है, हम ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं ले रही, जिससे हमारे लीवर को, हमारे बॉडी पार्ट्स को काम करने में बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर्स जो है ना वो पड़ रहा है। और इसी तरीके से जब मेटाबोलाइज चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वो होते हैं जब हमारी बॉडी का कोई पर्सनल फंक्शन जब परफॉर्म नहीं होता सही तरह, ख़राब हो जाता है, तो फिर जिस तरीके से सामने कोई डिसऑर्डर आता है उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशंस हैं, जिसमें एज इट इज़ आपने देखा होगा कि फैटी लिवर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल्स, उनको बहुत ज़्यादा को फैटी लिवर्स है, इसी तरह डायबिटिक है, इसी तरह हाइपरटेंसिव है। तो दीज डिजीज़ आर बिलोंग टू द मेटाबॉलिक डिजीज़, जिसमें कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म जो है ना वो सही तरीके से, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉजेज़ कि हमें डायबिटीज़ हुआ क्या। अनटिल अनलेस कि हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो मेडिकल फील्ड कुछ भी नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योर इज़ विद इन आवर बॉडी। हमेशा किसी भी बीमारी का इलाज जो है ना वो हमारे अंदर है, उसके बाद मेडिसिन जो है ना वो हेल्प आउट करता है। हमारे लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नर्सिंग की बात करते हैं तो अगर हम नर्सिंग का स्टेटस और नर्सिंग का इमेज अभी तक वैसा ही है जैसा बहुत पहले से था, तो हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड कि नर्सिंग इटसेल्फ इज़ अ गुड फील्ड। आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मेडिकल में डॉक्टर्स के लिए जॉब्स कम हैं पाकिस्तान में, और नर्सिंग के लिए जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इवन यू कैन फ्लाई, यू कैन मूव टू फ्रॉम बियॉन्ड द बॉर्डर्स, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेटिव चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। पूछना चाहती हैं आप? आजकल जो है ना लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोटापा, और जैसे शादी हो जाती है तो साथ ही मोटापे की प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो है ना इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनको इस टाइम कंप्लेक्शन इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मोटापे के इश्यूज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं लेडीज़ को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोशिश करें कि मिनिमम सी सेक्शन की तरफ जाएँ, क्योंकि ये जो नेचुरल फिनोमिना होता है, जब भी आपकी बॉडी से एक बेबी डिलीवर होता है उसके साथ बहुत सारे हार्मोन्स जो है ना वो साथ रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन्स जब आपके बॉडी में पानी भरा होता है वो उनको भी साथ निकालते हैं जब वो रिलीज़ होते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो हम क्या करते हैं कि हम ईज़ के लिए, पेन ना लेने के लिए, आसानी के लिए हम ऑपरेट करवा लेते हैं, और ऑपरेशन करवाने के बाद वो हार्मोन्स का जो मिकदार होती है वो वहाँ पे ही रहती है, वो उसको रिलीज़ होते हुए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो वो बॉडी में ज़्यादा अरसे तक जो है ना वो रिटेन कर जाते हैं, और उससे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो फीमेल्स में फ़ैट बढ़ जाती है, फ़ैट डिपोजिशन बढ़ जाती है। नंबर 1 ये हो गया। सेकंड ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आपको एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है। आपने कंसीव किया हुआ है, अब आपने कोई काम नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको बेबी डिलीवर करने में आसानी पैदा होगी। मेरा हेयर लॉस हो रहा है और मैंने ये चेक कराया 2-3 जगहों से। एक मैंने चेक कराया कुलसम से, ठीक है, और एक मैंने चेक कराया वो PWD में एक हॉस्पिटल से। ओके, ठीक है। लेकिन मेरा स्टिल हेयर लॉस हो रहा है, इसकी वजह से कि मैंने ये इसकी वो कराई है। शादीशुदा हैं आप? मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, मुझे मेदे का भी इशू है, एच पायलरी भी। आपको ये बात बताएं कि एच पेलोरी के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। भाई साहब जो सरदार साहब हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद एच पेलोरी की वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है। यस, ये हम मान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेयर को ग्रोथ करने के लिए बॉडी में ज़रूरी होती हैं, हो सकता है कि स्टमक की वजह से उसकी एब्जॉर्बेशन सही तरह ना हो सके, जैसे कि जिंक है, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वजह से माइट बी माइनर सा हेयर लॉस ही और शी कैन फील। अब अगली बात ये है कि जेंडर स्पेसिफिक हेयर लॉस है कि मेल्स में ही हेयर लॉस क्यों होता है, वाई इट इज़ नॉट इन द फीमेल्स, औरतों में क्यों नहीं है।
ये टोटली जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये उसके साथ रिलेट करता है। अ पर्सन जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है उसमें हेयर लॉस होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन कम है उसमें हेयर लॉस होने की कैपेबिलिटी कम है। वो जो परफ्यूम है वो मिनॉक्सिडिल दी होगी उन्होंने। मिनॉक्सिडिल इज कॉज इट सेल्फ न्यू हेयर्स, इट्स नॉट फॉर एनर्जेटिक योर ओल्ड हेयर्स, ठीक है। मिनॉक्सिडिल फॉर न्यू हेयर्स, उससे उसका साइड इफेक्ट ये है कि उससे नए बाल आते हैं। तो अभी एक परसेप्शन चला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब भी कोई हेयर फॉल की बात करता है तो दे रिकमेंडेड, दे प्रेस्क्राइब कि मिनॉक्सिडिल लगा लें, उससे कुछ नए बाल थोड़े बहुत आ जाते वो हैं। जो पीआरपी और एक और यस, सीरम पीआरपी एंड सीरम, ये इसकी कोई तकरीबन 20 से 30% रिजल्ट्स हैं। इसमें ये होता है कि हम आपके ब्लड से ब्लड लेते हैं और आपका ही प्लाज्मा जो है वो उसको बाहर निकालते हैं। ये जो पीआरपी है ना, प्लाज्मा रिच फ्लूइड है ये, ठीक है। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है बॉडी में वो सिर्फ तब किसी जगह पे इकट्ठा होता है जहाँ पे चोट लगी हो, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन चली हो, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, खून के सेल जाते हैं, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं कि वही मैकेनिज्म जो किसी वुंड को हीलिंग के लिए हम नज़र आ रहा होता है ना, वही हम डायरेक्टली आपके ब्लड से प्लाज्मा लेके और उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं, रदर देन कि यू आर टेकिंग मिनॉक्सिडिल और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई इतना इफेक्ट्स नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पीआरपी की तरफ जाएँ, वो ज़्यादा वो है। ये आर्टिफिशियली ग्रोथ हार्मोन्स हम इंड्यूस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन वो होते हैं जो हमारी बॉडी को हर तरह की ग्रोथ काज कराते हैं, जैसे बचपन से लेके बढ़ती बढ़ती उम्र तक ये ग्रोथ हार्मोन का सारा फिनोमेना है। तो प्लाज्मा रिच में भी ग्रोथ हार्मोन का एफिकेसी जो है वो ज़्यादा होती है और बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंटेशन होती हैं जो ग्रोथ हार्मोन को इम्प्रूव करते हैं। तो उससे ये होता है कि बाल नए आने का तो नहीं होता, लेकिन कम से कम जो पुराने हैं ना उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा सा उनको एम्पावर्ड मिल जाती है और वो गिरना बंद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना चाहता हूँ जो बच्चों को वर्म्स हो जाते हैं, छोटे 2.5 साल के बच्चों को, तो क्या ये कंटेजियस है, एक से दूसरे को भी लगते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? वर्म्स हैं, दीज आर द नॉट कंटेजियस, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को नहीं जा रहे। लेकिन इफ़ बोथ आर टुकिंग ए सेम फूड, सेम कंटेमिनेटेड फूड, तो देयर इज़ अ चांस कि दोनों में होंगे, दोनों बच्चों में जो है ना ये होंगे, ठीक है। तो ये जो कंटेमिनेशन फूड है ये ज़्यादा काज कर रहा है रेदर देन कि दे बोथ लिव टुगेदर। यू मस्ट हैव टू टेक एंटीवर्म मेडिसिन। आपने इसको 3 मंथली पीरियड्स जो है ना वो बच्चे को बार बार देना अनटिल अनलेस कि यू आर नॉट इंश्योर दैट कि आपका दूध भी ठीक है और बच्चा कोई बाहर से चीज़ नहीं ऐसी ले रहा। बोथ थिंग, दूध में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूध में ज़्यादा, क्योंकि वी हैवन any type of site के where we can see that how they fortified, how they are adultified, क्या वो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं या उसमें से कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं और कैसा दूध हमें जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइम जो बेसिक पाकिस्तान का जो वो है बेसिक इशू है बच्चों की हेल्थ के मामले में, दूध इटसेल्फ अ बिग इशू, ठीक है। तो ये आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी ऐसा पॉस्चराइज मिल्क जो मार्केट में अवेलेबल है किसी भी नाम से, इनहार के नाम से अवेलेबल है, कुछ और कंपनीज भी हैं। आई एम नॉट हेयर कि मैं किसी स्पेसिफिक को रिकमेंड करूं, लेकिन आप किसी भी कंपनी का दूध लें, लेकिन मेक श्योर कि इट्स अ प्योर मिल्क, नॉट अ वाइटनर, ठीक है। कुछ वाइटनर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। आपको वाइटनर और मिल्क में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चीज़ देखना है कि वो विद इन 1 मंथ जो है ना वो एक्सपायर होगा जो दूध होगा, ठीक है। जो वाइटनर होगा उसके ऊपर एक्सपायरी 2 to 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ की लगी होगी, आगे की होगी, ठीक है। यू मस्ट हैव टू गो फॉर पॉस्चराइज मिल्क और पैक मिल्क जो है ना वो लें, रेदर एनी कंपनी, किसी भी कंपनी का लें, पॉस्चराइज होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी जो है ना वो 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टू पीपल टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड दैट यू वांट टू आस्क, बट एट द मीन वाइल नो डॉक्टर्स इज अवेलेबल फॉर यू, तो वी सर्विंग द टाइम टू द पीपल्स टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। तो आप कोई भी सवाल बत पूछ सकते हैं। खैर यू आर डॉक्टर टू, आप मेडिकली डेफिनेटली मैं मेडिकली उनको जो है ना वो ऑप्शन देता हूँ कि आप कोई भी सवाल हाँ कुछ भी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ थोड़ा सा बात करने का, बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा ये है कि आपसे अभी जैसे आपने फरमाया कि आपका नाम डॉक्टर हमजा है और आप खुद एक जनरल सर्जन है, जी। और यहाँ पे इतना जस्ट लाइक बिल्कुल एक कॉमन मैन आप यहाँ फिर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रुस्तम है जी। Great. तो मैं आई जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम PIA। सर आप कोई मैसेज डिलीवर कर दें, आपके पास सारे आंसर्स होंगे। जितना हो सके बस यही है, साफ और हेल्दी फूड के बारे में वो अवेयरनेस होनी चाहिए और वो बताना चाहिए। सर ये अभी 2 मिनट पहले एक पर्सन आए थे, वो यही बात कर रहे थे मुझसे कि मेरे बच्चों के पेट में कीड़े हैं, वर्म्स हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो दैट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चंस। इफ़ वी ईट मोर अनहाइजेनिक फूड, हाँ जी, ये अल्टीमेटली वो हमारे पेट में जाता है, वहाँ पे जाके ये चीज़ें लैग कर जाती हैं और माइट बी दे ग्रो देयर। तो सर का जो स्टांस था इस टाइम वो ये था कि वी मस्ट हैव टू एजुकेट टू आवर पीपल्स हाउ टू मेंटेन आवर हाइजेनिक, और हमें इन चीज़ों के बारे में कैसे आगाही देनी है और किस तरीके से उन चीज़ों का इंतखाब करना है जो अच्छी हाइजेनिक चीज़ें होंगी। मैं इंशाल्लाह इस पर एक पॉडकास्ट करूँगा, सर का मैसेज जो है ना वो आप लोगों के तक जरूर डिलीवर करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया।